मित्रों नमस्कार। मित्रों, सनातन ज्ञान के इस चैनल सनातन सिंप्लीफाइड पर मैं अनादि दुबे आप सभी जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव की और उसके कारकत्वों की। तो मित्रों, जो सप्तम भाव है वो हमारी कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और इसका कारण यह है कि सप्तम भाव एक केंद्र भाव है। 1 4 7 और 10 भावों को केंद्र भाव कहते हैं। तो इनमें जो राशियां पड़ती हैं या जो ग्रह पड़ जाते हैं वो बड़े ही अच्छे और प्रभावशाली फल देने में समर्थ होते हैं। इसके अलावा जो 7वां भाव है वो काम त्रिकोण का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भाव है। तो मित्रों, 3 7 और 11 ये 3 भाव काम त्रिकोण के भाव हैं। काम मतलब कामनाएं या इच्छाएं। तो जिन जातकों के कुंडली में ये तीनों भाव बली हो जाते हैं उनकी समस्त भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो जो 7वां भाव है, अगर हम उसके कारकत्वों की बात करें तो जो भी जीवन में हम साझेदारियां करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, जिस प्रकार का आचार व्यवहार करते हैं, लोगों को जज करने की जो हमारी क्षमता है कि हम लोगों से बातचीत करके उनको जज कर लेते हैं कि अमुक आदमी का व्यवहार कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये कारकत्व तो 7वें भाव के पास है। इसके अलावा मित्रों, जो 7वां भाव है जो हमारा लग्न है उसके ठीक सामने बैठा हुआ भाव है। तो ये ऐसा भाव है ठीक सामने, मतलब जो हमारे समकक्ष है। हमारे समकक्ष कौन है? हमारा जीवन साथी। तो ये हमारे जीवन साथी का भी भाव है, हमारे विवाह का भी भाव है। तो इन भावों से हम ये देखते हैं कि जीवन साथी कैसा होगा, उसमें क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या दुर्गुण होंगे, उसका चरित्र कैसा होगा, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, संबंध कैसे होंगे आपस में, कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, किस समय विवाह होगा। तो ये सारी बातें हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव का जब हम आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सप्तम भाव में कौन सी राशि विराजमान है, कौन सा ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है, कौन सा ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठकर ग्रह किस ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में अग्नि तत्व यानी कि 1 5 या 9 राशि है, 1 मतलब मेष राशि, 5 सिंह राशि, 9 धनु राशि, तो ऐसे जातकों का जो व्यक्तित्व होता है वो बड़े ही, लोगों से जब व्यवहार करते हैं तो बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी हर बात मान लें। वो किसी की बात अधिक सुनना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि जो मेरे पास जितना ज्ञान है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो सामने वाले को मान जाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसी आदतों के कारण सामने वाला बेचारा कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन बाद में इनसे संबंध ही ख़त्म कर लेता है। लेकिन यदि अपनी आदतों में, ये लोग इन आदतों में सुधार कर लेते हैं, या फिर इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो इनके नेचर को समझता है, तो ये लोग बड़े ही आदर्श साझेदार या मित्र साबित होते हैं और अपने मित्रों के लिए ये जान पर भी खेल जाते हैं। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो इनसे भी अधिक तुनक मिजाज होता है। इसलिए शादी होने के उपरांत ऐसे लोग का जो डोमिनेटिंग नेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। फिर ये लोग थोड़े से प्रैक्टिकल बन जाते हैं। और ख़ासकर अगर किसी स्त्री के 7वें भाव में अग्नि तत्व की राशि है तो वो स्वभाव में बड़ी क्रोधी होती है और वो अपने परिवार को लीड करना चाहती है। वो ये समझती है कि मैं अपने परिवार को अपने दम पे एक बेहतर स्थिति में पहुंचा सकती हूं।
और अगर ऐसी स्त्रियों की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए तो एक अर्निंग सोर्स भी बन सकती हैं अपने परिवार के लिए। यदि सप्तम भाव में पृथ्वी तत्व की राशि हो, यानी कि 2, 6 और 10, 2 वृषभ राशि, 6 कन्या राशि और 10 मकर राशि हो, तो ऐसे जातक बड़े ही विश्वसनीय होते हैं और रिलायबल पार्टनरशिप, लंबे समय तक की साझेदारियों में विश्वास करते हैं। ये लोग बड़े ही आसान तरीके से अपनी बात सरल भाषा में अपनी बात दूसरे लोगों को समझा देते हैं और दूसरे लोगों की बात समझ भी जाते हैं। तो आसानी से ये लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग भी इनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। ऐसे जातकों का जीवन साथी मृदुभाषी, परिवार के प्रति समर्पित, गंभीर, परिवार के लिए दुखों को बर्दाश्त करने वाला होता है। परंतु ऐसे लोगों में एक दुर्गुण यह होता है कि ये बर्दाश्त बहुत अधिक करते हैं, परंतु जब इनको क्रोध आ जाता है तो फिर वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, जल्दी से इनका गुस्सा शांत नहीं होता है, तो और फिर कोई ना कोई ये फिर बड़ा ही कांड करके मानते हैं। तो ऐसे लोगों के गुस्से से थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसे जातक की स्त्री को ललित कलाओं, कढ़ाई बुनाई, खाना पकाने, नृत्य संगीत आदि से विशेष प्रेम होता है और आभूषण का ऐसे जातक की स्त्रियों को बहुत ही अधिक शौक होता है। यदि सप्तम भाव में किसी जातक के वायु तत्व की राशि है, जैसे मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि है, 3, 7, 11, तो फिर ऐसे जातक जो होते हैं वो बड़े दुविधा में रहते हैं। तो साझेदारी बनाने में वो थोड़ा समय लेते हैं। पहले वो 3-4 बार टेस्ट करते हैं रिलेशनशिप बनाने से पहले, और कभी कभी टेस्टिंग में ही टेस्टिंग उनकी इतनी लंबी चल जाती है कि वो अपॉर्चुनिटी, मौके चूक जाते हैं। सही टाइम पे कोई बात कह नहीं पाते हैं या फिर किसी की बात समझ नहीं पाते हैं और बाद में उसके लिए पछताते भी हैं। लेकिन कभी कभी ये क्वालिटी इनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो जाती है। तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है वो बड़ा ही चतुर होता है और मृदुभाषी होता है, बड़ा ही सॉफिस्टिकेटेड होता है। वो बोलता कम है लेकिन समझता ज़्यादा है, बहुत ही समझदार होता है। वह अपने जीवन साथी के साथ, यानी पति है तो पत्नी के साथ, पत्नी है तो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना चाहता है। ऐसे जातक के जीवन साथी को दिखावे का बड़ा शौक होता है। सभा वगैरह में या पार्टी वगैरह में वो अपने आप को शो स्टॉपर के रूप में पेश करना चाहता है। खासकर अगर स्त्रियों की बात करें, ऐसे जातकों की स्त्री के तीखे नयन नक्श और मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है और उनको परफ्यूम वगैरह लगाने का विशेष शौक होता है। यदि सप्तम भाव में जल तत्व, यानी कि 4, 8, 12 राशियां हैं, 4 मतलब कर्क, 8 मतलब वृश्चिक, 12 मतलब मीन राशि है, तो ऐसे जातक साझेदारी करते समय दिमाग से अधिक दिल से काम लेते हैं। तो कभी कभी तो इनका मामला एकदम फिट बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी वो उल्टे उल्टे इनके ऊपर वो भारी पड़ जाती हैं बातें। यदि किसी जातक के 7th हाउस में वृश्चिक राशि है, तो ऐसे जातकों को अगर कोई धोखा दे देता है, पहली बार अगर वो धोखा खा जाते हैं, तो ऐसे लोगों में बदला लेने की विशेष प्रवृत्ति होती है और अपना कितना भी नुकसान लेकर बदला लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के जो जीवन साथी होते हैं वो बड़े ही इमोशनल, सुंदर, सौम्य, सरल और बातों के बहुत ही अधिक धनी होते हैं। धारा प्रवाह बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे जातकों का जीवन साथी भावुक होता है और शारीरिक रूप से वो सुंदर भी होता है। विशेष तौर से यदि
कर्क राशि सप्तम भाव में है तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी है वो अत्यंत भावुक होता है और उसे छोटी से छोटी बात जो है वो बहुत हर्ट कर जाती है। अगर कठोर बात कोई कह देता है तो वो ऐसी बातें उसे छोटी से छोटी बातें ही हर्ट कर जाती हैं। ऐसे जातकों के जीवन साथी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और जीवन के कठोर धरातल पर कभी कभी ऐसे लोग अपना धैर्य खोने लगते हैं। यदि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है तो ऐसे जातक का जीवन साथी पेट का मरीज भी हो सकता है, मतलब उसकी पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर रहती है। सप्तम में यदि मीन राशि है तो ऐसे जातक का जीवन साथी पूजा पाठ करने में विशेष रुचि लेने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का और अपने सब कार्यों को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से संपादित करने वाला और सफाई पसंद होता है, स्वच्छता पसंद होता है। यदि सप्तम भाव में शीर्षोदयी राशियां हैं 3, 5, 6, 7, 8, 11, 3 मिथुन राशि, 5 सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, तो ऐसे जातक में मैच्योरिटी थोड़ा जल्दी आ जाती है, थोड़ा जल्दी से ये लोग दुनियादारी सीख जाते हैं। ऐसे लोगों का विवाह भी थोड़ा सा जल्दी हो सकता है कंपैरेटिवली। इसके बाद यदि सप्तम भाव में पृष्ठोदयी राशियां बैठ जाती हैं 1, 2, 4, 9, 10, 1 मेष राशि, 2 वृषभ राशि, 4 कर्क राशि, 9 धनु राशि और 10 मकर राशि, तो मैच्योरिटी थोड़ा लेट से आती है और इसी तरीके से उसके विवाह में भी थोड़ा देर भी हो सकती है। अब मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जैसा अभी तक हम अध्ययन करते रहे हैं कि यदि स्वराशि में कोई ग्रह बैठ जाता है तो उस भाव को बहुत अधिक मजबूत कर देता है। क्यों मजबूत कर देता है कि उस राशि संबंधित गुणों की, कारकत्वों की एकदम से वृद्धि हो जाती है। लेकिन सप्तम भाव में ये फार्मूला ठीक नहीं बैठता। सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह, बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जब स्वराशि में बैठ जाते हैं तो किसी गुण की इतनी अधिकता कम कर देते हैं, तो चूंकि यह जो भाव है वो दुनियादारी का भाव है, ये पब्लिक डीलिंग का भाव है। हम पब्लिक से कैसे रिलेशन बना रहे हैं, जीवन साथी का भाव है। तो यहाँ पे एक सामंजस्य बिठाने वाली बात होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई ग्रह आके यहाँ पे स्वराशि में बैठ जाता है, सारे ग्रहों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ग्रहों के लिए जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो जब आके यहाँ पे स्वराशि में ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं तो कुछ ऐसे गुणों की इतना बढ़ा देते हैं कि वो गुण नकारात्मकता उत्पन्न कर देते हैं और खासकर वैवाहिक जीवन में खटास उत्पन्न कर देते हैं। इसमें सूर्य, मंगल और शनि, विशेष रूप से इनकी चर्चा करना जरूरी है कि सूर्य, मंगल और शनि अगर स्वराशि में या उच्च के होके यहाँ पे बैठ जाते हैं तो वो वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ बन जाते हैं। मंगल और जो सूर्य हैं उनका जो एक डोमिनेटिंग प्रभाव है वो बहुत ही अधिक ऊंचाई तक या पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। तो हालत वो हो जाती है, कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, एक डोलत रस आपने एक के फाटत अंग। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शनि का भी कुछ कुछ यही हाल है। शनि यदि सप्तम भाव में बैठता है तो वो व्यक्ति को बहुत ही अधिक प्रैक्टिकल बना देता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है, या जो भी काम करता है स्नेह 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 वह उसमें आगे बढ़ता है। खासकर ये शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, वो रिलेशन कम लोगों से बनाता है लेकिन उसके पास लोगों को परखने की अच्छी क्षमता होती है। परंतु अगर शनि यहाँ पे बैठ गया स्वराशि में या उच्च का होके तो वो सस नामक योग भी बना देता है जो इंसान को राजा के तुल्य बना देता है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में वो खटास उत्पन्न करके रखता है।
अब ये अलग बात है कि ऐसे लोग इतने प्रभावशाली बन जाते हैं, यदि कोई भी सूर्य, मंगल या फिर शनि उच्च का या स्वराशि में होके यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो जातक को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि हो सकता है कि वो जातक कि जो घर की प्राइवेट बातें हैं वो बाहर पब्लिक में ना आ पाएँ, दबी रह जाएं, परंतु ऐसी समस्याएं देखी गई हैं। लेकिन मित्रों, यदि सूर्य, मंगल और शनि यहाँ पे स्वराशि और उच्च के हो के बैठ गए हैं और उन पर बृहस्पति या शुक्र की बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ये सारे दोष काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। सूर्य, मंगल और शनि का शत्रु क्षेत्री होकर बैठना भी काफ़ी हद तक अशुभ ही माना जाता है, लेकिन यदि दृष्टि पड़ जाती है शुक्र और बृहस्पति की, तो उसमें अशुभता में काफ़ी कमी आ जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र, मंगल और जो शनि है वो इस भाव में अगर नहीं बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। ख़ास तौर से सूर्य और मंगल विशेष तौर से इस भाव में प्रभावहीन हो जाते हैं क्योंकि वो जो इन ग्रहों के जो कारकत्व हैं वो सप्तम भाव का कारकत्व उससे एकदम पृथक है। शनि फिर भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है, वो थोड़े टाइम तक ही जातक को परेशान करता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह से दृष्ट शनि यहाँ पे बैठ जाता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जातक को बहुत ऊंचाई पर भी लेके चला जाता है। परंतु सूर्य और मंगल यहाँ पे सबसे अधिक अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि ये उनका क्षेत्र ही नहीं है। क्योंकि मंगल जो है वो वॉरियर है, वो साहस है, हमारा साहस है, हमारा वो सैनिक है हमारे अंदर का। तो वो उसको कॉम्प्रोमाइजिंग स्किल, दुनियादारी उसको ज़्यादा नहीं पता। यही हाल सूर्य का है। सूर्य जो है वो एक डिक्टेटर है, प्रशासक है, एक सात्विक ग्रह है, एक राजा है, और यहाँ पे आके वो एडजस्ट नहीं करता अपने आप को। उदाहरण के तौर के अगर आप एक कमांडर को किचन में ले जाके बिठा दीजिए तो बेचारा कैसे काम कर पाएगा, तो वो बात हो जाती है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में स्वराशि का हो तो अच्छा फल देता है, उच्च का है तो भी अच्छा फल देता है। तो जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, एकदम परफेक्ट कंपैटिबल मैच मिल जाता है। कोई अधिकारी भी वो हो सकता है, बड़ा अधिकारी, जीवन साथी बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, या फिर दोनों में आपस में बहुत अधिक बनती है। दोनों के जो मानसिक स्तर होता है वो एक ही लेवल का होता है, आपस में उनका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होता है। लेकिन साथ ही यदि चंद्रमा शत्रु क्षेत्री होकर यहाँ पे बैठ जाता है या नीच का होकर बैठ जाता है तो फिर ऐसे जातक का जो जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध सप्तम भाव में बैठ जाता है तो यह कुल मिलाकर अच्छा ही फल देता है। तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी है वो काफ़ी बुद्धिमान मिलता है, वैचारिक तौर पे उसकी जो वैचारिक लेवल होता है काफ़ी ऊंचा होता है, सोच विचार कर फैसला करता है, और हमेशा अपने जीवन साथी को, पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को अच्छी सलाह देता रहता है। मित्रों, सप्तम भाव में यदि बृहस्पति स्वराशि का या उच्च का होके बैठ जाता है तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है वो ऐसा होता है कि जिसका सम्मान सब लोग करते हैं। वो कहीं भी होता है उच्च पद पर आसीन होता है। परंतु विशेष तौर से यदि किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में स्वराशि का या उच्च का होकर बैठ जाता है, तब तो क्योंकि बृहस्पति पति का ही कारक है, तो ऐसी जातिका को जो पति है उसको मनचाहा पति, जैसी उसने कभी कल्पना की थी वैसा ही पति उसको मिल जाता है। सप्तम भाव के अलावा यदि चतुर्थ भाव भी बलवान हो जाता है तो सुखों में अप्रत्याशित वृद्धि समझ लेनी चाहिए।
सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान हो जाता है तो जीवन साथी जो मिलता है वो कर्मठ, ईमानदार, अति सुंदर, सुरुचिपूर्ण, कला प्रेमी, सब कार्यों को बड़े अच्छे ढंग से संपादित करने वाला। लेकिन यदि किसी पुरुष की कुंडली है और सप्तम भाव में शुक्र बैठ गया तो यह विशेष योग कारक होता है, क्योंकि पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है वो स्त्री का कारक होता है। तो उसे बहुत ही सुशील और मन को भाने वाली, जैसा उसने कभी कल्पना की होगी वैसी स्त्री की प्राप्ति हो जाती है। पुरुष की कुंडली में शुक्र अगर सप्तम भाव में है तो कभी कभी अचानक से उसका भाग्य भी खोल देता है। उसकी किसी गरीब के कुंडली में अगर शुक्र है सप्तम भाव में तो अचानक से उसकी शादी किसी अमीर से हो जाती है। उसे पत्नी तो मिलती ही मिलती है, साथ में बहुत सारा धन संपत्ति भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे किसी अमीर के यहाँ से शादी हो जाएगी, वहाँ वो उसकी इकलौती संतान होगी, या कोई ऐसा प्रेम विवाह वगैरह का चक्कर निकल आएगा तो फिर काफ़ी धारे धन संपत्ति, इसका अचानक से जीवन ही चेंज हो जाता है। ऐसा भी देखने में आया है। परंतु साथ ही साथ ये सब जो बातें बताई जा रही हैं, शुभ शुभ बातें, ये तब घटित होंगी जब कोई पाप ग्रह की दृष्टि इस पे न पड़ जा, अष्टमेश आके इनके साथ न बैठ जा। ये सब भी हमें आकलन कर लेना चाहिए। सिर्फ कोई ग्रह बैठ गया इससे नहीं, तो बहुत सारी चीज़ों को देख के ही हमें फलित कहना चाहिए, नहीं तो हमारा कही हुई बातें गलत भी हो जाती हैं। मित्रों, ज्योतिष की किताबों में हर जगह यही लिखा हुआ है पुरानी कि अगर शनि आके सप्तम भाव में बैठ जाता है तो स्त्री सुख में कमी हो जाती है। कहीं कहीं तो डायरेक्ट ये भी लिख दिया गया है कि स्त्री मर जाती है, परंतु देखने में ऐसा आता नहीं है। शनि ऐसा कुछ करता नहीं है। शनि केवल ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है कि विवाह में देर कर देता है। परंतु यदि शनि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, या शनि जो है वो मित्र की राशि में बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर क्या होता है कि थोड़े समय तक स्ट्रगल रहता है जीवन के शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में वो ये सब परेशानियां दूर होते होते और जातक जो है वो बहुत उन्नति करता है। क्योंकि शनि जो है वो सप्तम भाव में दिग्बली होता है। दिग्बल, तो दिग्बली जो ग्रह होता है वो उच्च के समान ही फल करता है। तो शनि जो है सप्तम में जब दिग्बली होता है तो आकस्मिक धन के योग भी उत्पन्न कर देता है, जातक को अचानक अचानक से लाभ करवाता रहता है। तो बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनके सप्तम में शनि था, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि उनकी स्त्री मर गई हो या ऐसा कुछ हुआ। शाहरुख खान जो बहुत बड़े स्टार हैं उनके भी सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है और जिसको बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। मित्रों, राहु और केतु यदि सप्तम भाव में विराजमान होते हैं और उस शुभ प्रभाव में होते हैं तो फिर अच्छा ही फल करते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, बल्कि और कहें कि अच्छे प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। परंतु यदि पाप प्रभाव में हैं और वहाँ पे वो भाव पाप प्रभाव में है और वहाँ पे राहु केतु बैठ जाते हैं, तो राहु अगर बैठ जाता है तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी है वो रोगी भी हो सकता है। उसे कोई ऐसा रोग भी हो सकता है जिसको डॉक्टर भी ना समझ पाए, इस तरीके से हो सकता है। आपस में कंपैटिबिलिटी भी नहीं बैठ पाती है और काफ़ी दूरी बनी रहती है। तो इस तरीके का प्रभाव राहु दे देता है। केतु यदि सप्तम में बैठ जाता है और वह सप्तम भाव पाप प्रभाव में है तो ऐसे जातक का जो ससुराल होती है वो निर्धन ससुराल मिल जाती है और ज़्यादा उसका इज्जत अपने ससुराल में नहीं होता, और वो ज़्यादातर शादी होने के बाद वो बेचारा इधर उधर घूम के फेरी लगाने वाला काम, कोई इस तरीके का काम करता है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन पैसे बहुत कम आते हैं। लोग उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते, साझेदारी उससे कोई करता नहीं, बिजनेस में हमेशा उसे बार बार घाटा उठाना पड़ता है। तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है। सप्तम भाव का अध्ययन और प्रभाव इतना व्यापक है कि एक वीडियो में समाने वाला नहीं है। तो ये मैंने आपको जो प्रस्तुत किया है एक मोटा आकलन प्रस्तुत किया, इसमें बहुत सी बारीकियां छुपी हुई हैं। जैसे कि इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जातक का विवाह कब होगा और किस दिशा में होगा, छोटी छोटी बारीकियां। तो इन बारीकियों के लिए मैं एक अलग अलग से वीडियो लेके आऊँगा। एक बार मैं इन सारी चीज़ों को कवर कर लूँगा जब मोटे तौर पे, तो मैं बारीक चीज़ों को लेके आऊँगा जैसा मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में बताया हुआ है। फिर भी आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर
कभी भी किसी भी जातक की कुंडली में विवाह कब होगा यह देखना हो तो उसमें जब भी लग्नेश की या फिर अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र की या फिर मंगल की, जब भी अंतर्दशा आएगी तो विवाह का योग बन जाता है। इसी प्रकार स्त्री की कुंडली में बृहस्पति की, लग्नेश की या चंद्रमा की अंतर्दशा जब भी आएगी तो विवाह का योग बन जाता है। सप्तमेश की महादशा में अगर किसी शुभ ग्रह का अंतर आ जाता है तो भी विवाह का उत्तम योग बन जाता है। या फिर किसी शुभ ग्रह की महादशा में यदि सप्तमेश का अंतर आ जाता है तो भी विवाह का उत्तम योग बन जाता है। तो ये मोटी बात आपको मैंने बता दी। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।